गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले केमिकल काइनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज बात आती है केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने दो रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़े हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। मेनली आपके समझने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि दो ही फैक्टर मेन होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला है टेम्परेचर और दूसरा है कंसंट्रेशन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए आपने जो रिएक्टेंट लिए हैं, यानी कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूट हैं जिनसे आप रिएक्ट करा रहे हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए उसका नेचर जानना जरूरी है। अब सपोज अगर आयोनिक रिएक्टेंट आपने लिए हैं, आयोनिक रिएक्टेंट लिए हैं, तो आयोनिक, आपको पता है कि आयोनिक रिएक्शंस क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो आयोनिक रिएक्शंस में हमने लिया है, जैसे सपोज पहले भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, NaCl AgNO3, AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और NaNO3 बनता है। तो अब ये जो रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि हमारे सारे के सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयोनाइज फॉर्म में है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये जो आयोनाइज फॉर्म में है सारे के सारे, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप हो जाते हैं कहने का मतलब है रिएक्ट करते हैं और एक दूसरा प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो होती हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर रिएक्टेंट का नेचर आयोनिक है तो वहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर सपोज कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्टेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्टेंट का भी एग्जाम्पल हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। N2 और 3H2 हमने लिया है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर हमारी अमोनिया बनी है। तो इसमें नाइट्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्डेड है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अब ये दोनों जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम हैं, ये क्या करेंगे, पहले अपने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यानी कि कुछ समय लेंगे बॉन्ड को ब्रेक करने में। उसके बाद जो नया प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा वो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, अमोनिया। तो अब बॉन्ड ब्रेक होने से लेकर बॉन्ड के फॉर्म होने तक, यानी कि रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट बनने तक जो समय लगता है, तो इस समय के अकॉर्डिंग ही हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शंस कंपैरेटिवली आयोनिक रिएक्टेंट के लो होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म के बीच में कुछ समय लगता है। क्यों समय लगेगा, क्योंकि पहले कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ये भी पहले बॉन्ड ब्रेक होने में कुछ समय लेंगे, फिर कुछ समय इनको प्रोडक्ट फॉर्म होने में लगेगा, क्योंकि वहां पे भी म्यूचुअल शेयरिंग होनी है, कोवेलेंटली बॉन्डेड बनना है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी वो कंपैरेटिवली आयोनिक के लो होता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस का निकालना हमारे लिए आसान होता है। तीसरी बात हम करते हैं कि होमोजीनियस रिएक्टेंट हो। होमोजीनियस रिएक्टेंट का मतलब, होमोजीनियस का मतलब है एक समान आकार के ले सकते हैं, एक समान नेचर के ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने लिया मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है गैसेस का। तो अगर आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर्स है गैसेस का, तो एक गैस दूसरी गैस से क्या करेगी, आसानी से क्या कर सकती है, मिक्सअप हो सकती है। मिक्सअप होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना उसका आसान हो जाएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऐसे ही हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट अगर होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, तो वो जल्दी आसानी से कंबाइंड नहीं हो पाते, तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, निकालना थोड़ा सा टफ होता है। तो ऐसे रेट ऑफ, इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो हैं सारे पॉइंट्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा और किसका रेट ऑफ रिएक्शंस लो होगा। अगली बात हम करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, और ये केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि केमिकल नेचर, अगर रेट ऑफ रिएक्शंस के केमिकल नेचर्स के अकॉर्डिंग अगर स्टेबिलिटी हमने निकालनी है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा हाई होगा, या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होगा। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट जितना कम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शंस ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। यानी कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होने का मतलब है कि रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, अनस्टेबल हो रहे हैं। अनस्टेबल हो रहे हैं कहने का मतलब है कि वो आपस में रिएक्ट
जल्दी कर रहे हैं, तो जल्दी रिएक्ट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे CH3COH एसिटिक एसिड लिया है और एक HCOH फॉर्मिक एसिड लिया। अब हम यहाँ पे दोनों एसिड की बात करते हैं, यानी कि दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, लेकिन हमको फॉरवर्ड रिएक्शन ही रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने सब फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब मैं इसको आयोनाइज कर रही हूँ तो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव डिसोशिएट हो सकता है। ऐसे ही इसमें भी HCO नेगेटिव और H पॉजिटिव डिसोशिएट हो सकता है। अब इन दोनों रिएक्शंस में हम देख रहे हैं, अगर हमें पूछा जाए कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है, या किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा दोनों रिएक्शंस में, किसका कम होगा, तो ये सब दोनों रिएक्टेंट है और यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, अब CH3COO नेगेटिव ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO। अब जो CH3 है ये क्या इफेक्ट दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इस CO नेगेटिव को देगा। इलेक्ट्रॉन देगा मींस इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये क्या करेगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता तो ये ज्यादा खुश होता, लेकिन यहाँ पर इसके पास क्या दे रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने से इसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है, जबकि प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, स्टेबल चाहिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, इसका, HCO नेगेटिव, क्योंकि H है ये क्या है, यहाँ पर एक न्यूट्रल स्पीसीज की तरह काम करता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टेबल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये मैंने 1, 2 करके लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। समझ में आया। तो ये जो फैक्टर्स हमने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, ये समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन किसका कम होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंटी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। पहले हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है। जनरली हम पढ़ें तो मैटर हमारे पास 3 ही स्टेज में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, तो ये क्या करते हैं, नजदीक नजदीक से मॉलिक्यूल्स होते हैं, नजदीक मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रैंडम मोशंस करते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो रैंडम मोशंस करते हैं तो इनके बीच में क्या होते हैं, कोलेजन्स होते हैं। कोलेजन्स होते हैं यानी कि जितने ज्यादा कोलेजन्स होंगे, अब इनके बीच में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम है तो मूवमेंट के चांसेस कम है, लेकिन गैसेस स्टेट में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होंगे तो कोलेजन्स की संभावना, कोलेजन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा कोलेजन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगी, उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा। तो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, गैसेस स्टेट का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, उसके कंपैरिजन में लिक्विड का उससे कम, और सबसे कम सॉलिड स्टेट का। तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ये स्पेसिफिक होता है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हम सॉलिड स्टेट के केस में ही निकाल पाएंगे, लिक्विड और गैसेस में नहीं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का होगा उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब कैसे, इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज एक बीकर है हमारे पास और मैंने आपको शुगर क्यूब्स दे दिए बड़े बड़े से, या फिर पोर शुगर दे दी, कोर्स शुगर को पीस के दे दिया। तो अब आपकी कौन सी शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी, जल्दी कौन सी डिसॉल्व होगी, जो मैंने कोर्स फॉर्म में दिया, यानी कि जो शुगर आपको मैंने ग्राइंड करके दी है, पीस के दी है, तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, किसी भी सॉल्वेंट में, वाटर में, मिल्क में, जिसमें भी आप उसे घोलना चाह रहे हैं, वो आसानी से उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक शुगर के मॉलिक्यूल के चारों ओर वाटर या सॉल्वेंट उतने एरिया को कवर
करेंगे, यानी कि उसका सरफेस एरिया कंपैरिजन ऑफ शुगर क्यूब्स के ज्यादा होगा। क्यों कम होगा? देखो, अगर शुगर क्यूब्स हैं, बाहर से तो एरिया है, लेकिन अंदर की जो शुगर्स हैं वो आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर मैंने शुगर क्यूब को तोड़ दिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक शुगर के मॉलिक्यूल्स के पास चारों ओर से वाटर कवर कर लेगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो शुगर पाउडर है उसका रेट ऑफ रिएक्शन शुगर क्यूब के रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये भी स्पेसिफिक होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है कुछ ही रिएक्शंस होती हैं जो फोटोसेंसिटाइज होती हैं, या फोटोकेमिकल रिएक्शंस के ही अकॉर्डिंग हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फोटोकेमिकली इरिटेटेड होंगी रिएक्शंस वो ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो कर सकती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलाकर H2 और Cl2 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एच न्यू की प्रेजेंस में 2HCl। इसको हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 10th 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करती है, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी। या ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैंने बोला कि आपके पास एक 30 वॉट का CFL है और एक 60 वॉट का CFL है। तो हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, एक 30 वॉट ले लिया, एक 60 वॉट। अब इंटेंसिटी किसकी बढ़ी? 60 वॉट की। तो यानी कि फोटोन ज्यादा इरिटेटेड हुए। फोटोन ज्यादा इरिटेटेड हुए कहने का मतलब है इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ी। इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ी कहने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन उतने ज्यादा फोटोन उसके साथ, जैसे H2Cl2 को बनाने के लिए हमको फोटोकेमिकल डार्क में ये रिएक्शन नहीं होती, तो फोटोन ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब है फोटोन ज्यादा इरिटेटेड होंगे तो ये जल्दी फॉर्म होगा। तो इसका मतलब है हमने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, 30 से 60 डिग्री पे हम उसको लाए, 60 वॉट पे लाए, तो यहाँ पर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी कि फोटोन का इरिटेशन बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जैसे आपको पता है कि ये रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, या किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इनका जो वर्क होता है वो क्या बताता है। देखो, ये हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं इनका जो कार्य है वो सिर्फ इतना होता है कि ये सेटअप्स द अल्टरनेट पाथ फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। आप देखो, इसको अगर मैं इस ग्राफ से समझाऊं तो ये मैंने रिएक्टेंट लिया है और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक ट्रांजिशन स्टेज में पहुंच के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो उसकी पीक है, हायर पीक पॉइंट है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अब अगर मैंने इसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, इस रिएक्टेंट में मैंने कोई कैटलिस्ट डाला, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथ इसको देगा जिससे कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो अल्टरनेट पाथ सपोज ये है, तो यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, ये विद कैटलिस्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड विदाउट कैटलिस्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये समझ में आया आपको कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ देता है और किसी भी रिएक्शंस के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो यहाँ पर हम स्पीड अप की बात कर रहे हैं, तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को घटाया। तो इसका मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाकर हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, इसमें हमने NO एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में लिया। इस पूरी ओवरऑल रिएक्शंस में जो NO है ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स होता है और इसी पे ही रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड होता है कि अगर हमने NO कैटलिस्ट के फॉर्म में लिया है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO, यानी कि NO अगर कैटलिस्ट ज्यादा है और तो रेट ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हो जाएगा, NO की प्रेजेंस कम है तो रेट ऑफ रिएक्शंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसको समझना भी जरूरी है, यहाँ से आपके पास एक इक्वेशंस भी बाद में आएगी। तो इसको समझने के लिए हमें पता है, जनरली हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। कहने का मतलब है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स में ही अगर हम ले लें, गैस का मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो कोलेजन बढ़ गए, कोलेजन बढ़ गए तो वो आपस में क्या होगा,
टकराएंगे, कोलेजन बढ़ेगा तो आपस में बॉन्ड बनेगा या मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड्स होंगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। तो इसको बाद में हम एक टेम्परेचर कोफिशिएंट से दिखा सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं कि अगर 10 डिग्री किसी चीज का टेम्परेचर हमने राइज किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और उसको निकालने के लिए इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। यहाँ से हमारी एक आरएनएस इक्वेशंस आती है जिसको K = A E माइनस EA अपॉन RT, जहां पर हमारे पास ये सारे एक कांस्टेंट होते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर्स, केल्विन, ये सब चीजें जब हम आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मेनली। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो इंक्रीजेस होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे। अब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे का मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, उनमें से किसी एक के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दे रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड होगा, या हम दोनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे रहे हैं तो उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड होगा। या ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि रेट ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाने पर भी बढ़ सकता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड भी होता है, या रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट पे भी डिपेंड होता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं कंसंट्रेशंस के, कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे ऐसे ही ऐसे रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगी, या घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसी रिएक्शंस हो रही हैं, और ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जिसमें आप थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और इसी से ही हमारे पास नया जो टॉपिक आता है, जो पॉइंट आता है, उसको हम बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ से ही हमें बता सकते हैं कि उसमें कंसंट्रेशन का इफेक्ट कितना पड़ रहा है, कौन से रिएक्टेंट का पड़ रहा है, दोनों रिएक्टेंट का पड़ रहा है या प्रोडक्ट का पड़ रहा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे रेट लॉ की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।